1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड सत्याग्रह को लॉन्च करने का निर्णय किया। ये जो रॉलेट एक्ट था ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था और इस एक्ट का इंडियन मेंबर्स घोर विरोध कर रहे थे। और इंडियन मेंबर्स इस एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस एक्ट ने ब्रिटिश सत्ता को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने तथा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डालने की अनुमति दे दी। महात्मा गांधी ऐसे ही अन्यायवादी कानूनों के खिलाफ एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ शुरू हुआ। अलग अलग शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। जो रेलवे वर्कशॉप्स में वर्कर्स काम करते थे वो स्ट्राइक पर चले गए और दुकानें बंद हो गईं। एक व्यापक जन आंदोलन से चिंतित होकर एवं कहीं संचार की सुविधाएं हैं जैसे रेलवे और टेलीग्राफ ये भंग ना हो जाएं, इससे डरते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने का निर्णय किया। लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोका जा रहा था। अब इसके बाद हम आते हैं द जलियांवाला बाग इंसिडेंट पर। तो 13 अप्रैल को एक इनफेमस जलियांवाला बाग घटना घटित होती है। इस दिन एक भारी भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट की न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आते हैं, जबकि बहुत सारे जो दूसरे लोग होते हैं वो बैसाखी फेयर को अटेंड करने आते हैं। शहर से बाहर होने की वजह से बहुत सारे जो ग्रामीण लोग थे वो इस बात से अनजान थे कि शहर में मार्शल लॉ लगाया गया है। अब जलियांवाला बाग में ये सब इकट्ठे खड़े रहते हैं और विद्रोह करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बढ़िया बैसाखी फेयर का लुत्फ उठाते हैं। तो जलियांवाला बाग के क्षेत्र में जनरल डायर जो हैं वो आते हैं और जलियांवाला बाग के जो जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें बंद करवाते हैं और पूरी भीड़ पर ओपन फायर का मतलब ऑर्डर दे देते हैं अपने ट्रूप्स को। इसके कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और ये जो घटना थी ये बहुत ही भयावह थी। और जनरल डायर ने बाद में ये खुलासा किया कि इस जलियांवाला बाग घटना को करवाने के पीछे उनका जो मेन उद्देश्य था वो लोगों के मन के अंदर एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना था। वो ये चाहते थे कि सत्याग्रही के माइंड्स में एक आतंकवाद की फीलिंग आ जाए, ठीक है ना। अब जैसे जैसे यही जलियांवाला बाग की घटना, इसकी खबर अलग अलग शहरों में फैली तो गलियों में जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स की बहुत सारी गलियां थी वहां पर भीड़ जमा होने लगी, स्ट्राइक्स होने लगी, पुलिस के साथ मुठभेड़ होने लगी और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी आक्रमण किए गए। गवर्नमेंट ने इसके प्रति ब्रूटल रिप्रेशन की नीति अपनाई और उन्होंने लोगों को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया और उन्हें टेरराइज करना शुरू किया। सत्याग्रही पर दबाव डाला जा रहा था कि वो जमीन पर अपनी नाक रगड़ें और जो स्ट्रीट्स हैं उन पर क्राउल करें और जितने भी साहिब हैं उन्हें सलाम करें, ठीक है। अब हिंसा फैलते हुए देख महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया। जबकि रॉलेट सत्याग्रह काफी व्यापक आंदोलन बन चुका था, लेकिन तब भी ये काफी बहुत सारे जो शहर और कस्बे थे उनमें लिमिटेड था। महात्मा गांधी अब सोच रहे थे कि हमें इंडिया में एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने की आवश्यकता है, लेकिन एक जगह वो ये भी सोच रहे थे कि कोई भी आंदोलन लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक हम हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ ना करें, मतलब हिंदू मुस्लिमों की एकता को बनाए ना रखें। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए एक चीज थी, वो था खिलाफत इशू। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की की डिफीट के साथ खत्म हुआ था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की जो था वो हार चुका था और ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि ऑटोमन एम्परर जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड माने जाते थे, खलीफा, उन पर एक हार्श पीस ट्रीटी थोपी जा रही है।
तो खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। यंग जनरेशन जो थी मुस्लिम लीडर्स की, वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इन्होंने महात्मा गांधी से बातें करना शुरू की और ये उन मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर रहे थे जो इस इशू पर एक मास एक्शन को करें, ठीक है ना। अब गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को एक मतलब काफी अच्छे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इस चीज को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इस चीज के थ्रू गांधी जी मुस्लिमों को एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की छतरी के नीचे ला सकते थे। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सभी लीडर्स को कन्विंस किया और उन्हें बताया कि अब हमें खिलाफत इशू और स्वराज के लिए एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने की आवश्यकता है। अब गांधी जी ने अहिंसा मतलब असहयोग क्यों चुना? वाई नॉन कॉपरेशन? तो 1909 में छपी हिंद स्वराज एक किताब थी जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था। तो महात्मा गांधी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में यह घोषित कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित क्यों है। ब्रिटिश शासन भारत में इसलिए स्थापित है क्योंकि भारतीय उन्हें सहयोग दे रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी ब्रिटिश सत्ता भारतीयों के कोऑपरेशन की वजह से ही बना रहेगा। अगर इंडियंस कोऑपरेट करने से मना कर दें तो भारत में जो ब्रिटिश शासन होगा वो एक ही साल में खत्म हो जाएगा और स्वराज हमें मिल जाएगा। अब ये असहयोग आंदोलन एक आंदोलन कैसे बना? ये नॉन कोऑपरेशन आंदोलन कैसे बना? तो गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि ये आंदोलन स्टेजेस में खुलेगा। इसे सबसे पहले गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों को जो भी टाइटल्स अवार्ड किए हैं उनका त्याग किया जाएगा और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स जैसी चीजों का बहिष्कार किया जाएगा। अब इसके बाद अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन की पॉलिसी को दोबारा अपनाती है तो हम एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। 1920 की गर्मियां चल रही थी। इस समय के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे भारत की यात्रा की और अपने आंदोलन के लिए पॉपुलर सपोर्ट गेन किया। परंतु कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो मतलब इस प्रस्ताव के बारे में अभी भी चर्चा कर रहे थे क्योंकि वे नवंबर 1920 में निर्धारित जितने भी काउंसिल इलेक्शंस हैं उन्हें बॉयकॉट नहीं कर पा रहे थे। वो इससे असमर्थ थे, वो नहीं करना चाहते थे इन काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट, और वो ये भी डर रहे थे इस बात से कि ये कहीं आंदोलन जो हो रहा है ये पॉपुलर वायलेंस का रूप ना ले ले, हिंसा ना हो जाए। तो इसी की वजह से सितंबर और दिसंबर के महीने के बीच में कांग्रेस के बीच इसी तरह की आंतरिक चर्चाएं हुई और कुछ समय के लिए तो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में मीटिंग पॉइंट भी होने बंद हो गए थे। फाइनली दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में एक समझौता किया गया जिसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।